Good evening, sir. How you all doing? Nice. अच्छे सर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और कुछ मोलैरिटी का एप्लीकेशन भी आप लोगों को बताया था। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी हमने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म शुरू की थी? टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसमें सबसे पहला जो टर्म था वो था मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था कैपिटल M से, which was number of moles of solute divided by the volume of the solution in liters। ठीक है, फिर हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सीखा था। तो मोलैरिटी ऑफ थर्ड which is made up by mixing first and second solution was M1V1 plus M2V2 divided by V1 plus V2। Then we saw the dilution formula, M1V1 equals to M2V2। और ये दोनों वॉल्यूम्स जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर आपसे कोई सॉल्वेंट का वॉल्यूम पूछे तो दैट विल बी V2 minus V1। आफ्टर दैट वी सॉ द सैम्पलिंग फॉर्मूला। सैम्पलिंग अगर होता है तो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स will distribute, मिठास will be the same, molarity will be the same। So in that case N1 by V1 becomes equals to N2 by V2। or you can further rearrange it into V2 by V1 equals to N2 by N1। So we can say that we can figure it out, जिस रेशियो में हमारा वॉल्यूम चेंज करेगा, and in the same ratio your number of moles will also vary, right? Yes, sir. ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। हेडिंग डालिए नॉर्मेलिटी। शुरू करें? हाँ सर। देखिए नॉर्मेलिटी के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलैरिटी के पिछले जन्म का प्यार है। नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलैरिटी के पिछले जन्म का प्यार होता है। क्योंकि देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को समझना बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है, इजी भी है टफ भी है? क्योंकि देखो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ही होता है, नॉर्मेलिटी एक्चुअली में मोलैरिटी ही होता है, लेकिन कब ये नॉर्मेलिटी बन जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HCl की, HCl एक एसिड होता है, राइट? जब सिर्फ HCl की बात होगी, सिर्फ HCl की, तो हम बोलेंगे कि HCl का मोलैरिटी निकाल दो। लेकिन जब आप HCl को सॉल्यूशन में डाल दोगे, पानी में डाल दोगे, तो HCl टूट के क्या दे देता है, H प्लस और Cl माइनस। तो HCl क्योंकि एसिड है और एसिड की पहचान H प्लस से होती है, तो HCl ने जितनी काम की चीजें दी, एसिड में काम की चीज क्या है, H प्लस। एसिड में काम की चीज क्या है, H प्लस। तो इस काम की चीज की मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है,
काम की चीज की मोलैरिटी को ही नॉर्मेलिटी कहा जाता है। जैसे H2SO4 को देखोगे तो दिस विल गिव यू 2H प्लस SO4 2 माइनस। आप अगर H2SO4 की मोलैरिटी की बात करेंगे तो वो मोलैरिटी होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर H प्लस की मोलैरिटी की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, उसको बोल देंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, हाँ सर। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, एक नई टर्म आ गई यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। काफी सिंपल से फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय काम की चीज। काम की चीज को बुक्स में लिख देते हैं वैलेंसी फैक्टर से। आगे चल के मैं बताऊंगा ये होता है एन फैक्टर। आपने वो EQ का क्या बोला था? ग्राम इक्विवेलेंट। अब मुझे आप ये बताइए, देखो मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट भी एक ही चीज है। अगर इफ वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर इज 1, कांट वी से दैट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स? ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं है। अगर आपकी काम की चीजें एक से ज्यादा हो जाएंगी उस समय पे आप उनको मोल्स नहीं किसी और नाम से बोल देंगे ग्राम इक्विवेलेंट। आप घर पे है तो आपका घर का नाम X है, लेकिन आप अगर घर के बाहर चले गए तो आपका नाम Y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप घर के बाहर चले गए। अगर आपके पास काम की चीज एक है तो आपके मोल्स और आपके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे, आपकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर रहेंगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी एक छोटा सा रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय काम की चीज। काम की चीज को अपन ने बोला वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो आप खुद ही देख सकते हो, अगर काम की चीज हुई 1, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर हुआ 1, तो यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर हो जाएंगी। हाँ सर। इफ वैलेंसी फैक्टर इज 1, तो अगर काम की चीज एक नहीं है तो जो भी चीज निकलेगी उसको नॉर्मेलिटी कह देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। VF by NF is equals to 1 नहीं समझा। if इफ वो डाउन साइड में सर, डाउन वैलेंसी साइड सर, डाउन साइड में if VF upon NF is equals to 1 ग्राम कौन नहीं है ये? VF स्लैश VF is valency factor, NF is N factor is 1, then gram equivalent is equals to moles. VF और NF क्या है? ये है काम की चीज। तो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको HCl सर का। वो नहीं समझा, N इज इक्वल टू M इंटू काम की चीज। काम की चीज अगर 1 है तो यार नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर नहीं होंगी क्या? हाँ सर, हो जाएगी। बस फिर अब देखो, मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया 1 मोलर। ध्यान देना, HCl सॉल्यूशन लिया 1 मोलर और इधर मैं ले रहा हूँ H2SO4 सॉल्यूशन 1 मोलर। अब मैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फर्क दिखाता हूँ तुमको। यहाँ मोलैरिटी 1 मोलर है, यहाँ मोलैरिटी 1 मोलर है, दोनों सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे काम की चीज की बात करें, काम की चीज में बार बार पूरा नहीं लिखूंगा मैं, अब इसको NF लिखूंगा। ठीक है, NF लिखा समझ जाना काम की चीज की बात हो रही है। HCl में काम की चीज एक H प्लस, ये H प्लस है, कितने हैं? एक है, तो काम की चीज कितनी हुई? एक हुई। एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। H2SO4 में एन फैक्टर कितना हुआ? 2 हुआ, क्योंकि ये पानी में डिसोल्व करने पर 2 H प्लस देगा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैरिटी कितना है? 1 मोलर। नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू काम की चीज 1। तो देख सकते हो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर है। यहाँ पर देखो, मोलैरिटी है 1 मोलर, लेकिन नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। यहाँ पर नॉर्मेलिटी आ जाएगा कितना? 2 नॉर्मल। यहाँ पर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। आप इसको 1 मोलर बोलिए, 1 नॉर्मल बोलिए, बात एक ही है। आप इसको 1 मोलर बोलिए या 2 नॉर्मल बोलिए, बात एक ही है।
टू नॉर्मल बोलने का मतलब बस इतना सा है कि इसके पास दो काम की चीजें हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। लेकिन अगर आपको मोलैरिटी ना दे, और दूसरा केस में ले रहा हूं, इस पर HCl का मेरे पास 2 मोल्स है डिजोल्व इन 500 ml, सेम H2SO4 है 2 moles in 500 ml। अब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालेंगे दोनों का। मोलैरिटी कितना होगा? 2/500 4 डिवाइड बाय 1000, दिस विल बी 2 into 1000/500, 4 मोलर होगा। लेट्स फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। 4 मोलैरिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। आपके पास मोलैरिटी तो आ गई, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो नॉर्मेलिटी डायरेक्टली 4 मोलर मल्टीप्लाई 1 कर दो, दिस विल बी 4n, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल लो। और क्या तरीका है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाई एन फैक्टर, यहीं पर मैंने अभी लिखा था। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल्स मल्टीप्लाई एन फैक्टर। मोल्स कितने दिए हुए हैं? 2। एन फैक्टर कितना है? 1, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 है, लीटर में लेना है तो ऊपर 1000 चला जाएगा। दिस विल बी अगेन व्हाट? 4 नॉर्मल। देख रहे हो दोनों तरीकों से सेम ही आ रही है। हाँ सर। बट यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसे बदलती है। अगर सिर्फ H2SO4 की बात करोगे तो ये 2 मोल्स 500 ml में है, तो मोलैरिटी यहाँ से कितना ही आएगा यार? यहाँ से मोलैरिटी यहाँ पर कितना रहेगा? 4 मोलर ही रहेगा। देख रहे हो? 4 मोलर तुमको पता है ना कैसे आया? हाँ सर। 200 इंटू 1000, तो ये 4 मोलर आ गया। देखो मोलैरिटी तो 4 मोलर है, लेकिन नॉर्मेलिटी बदल जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? मोल 2 है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 का? 2 डिवाइडेड बाय 500 into 1000, so this becomes 8 normal। Are you getting this point? यस सर। So n फैक्टर पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर n फैक्टर 1 है तो दोनों चीज बराबर होंगी, नहीं है तो अलग अलग होंगी। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाएंगे? ये लो, डन सर। Done, sir. डन सर। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा नॉर्मेलिटी के ऊपर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपको H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है, 9.8 grams H2SO4 dissolved in 750 ml
solution. Find out the normality. Find out the molarity. सर मोलारिटी 0.13 आया और नॉर्मेलिटी 0.26। 0.13 मोलर बोला करो। जब भी मोलैरिटी रिपोर्ट करते हो तो उसके बाद वर्ड यूज किया करो मोलर। नॉर्मेलिटी बताते हो तो उसके बाद बोला करो नॉर्मल। ओके सर। फिर से बोलो। 0.26 नॉर्मल। चेक करते हैं, चलिए मोल्स निकालते हैं पहले तो। 9.8 by 98, आई थिंक दिस इज 0.1 मोल्स। यस सर। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा? 0.1 by 750। सो दिस इज, एक इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 10 लिख दो, तो ये हो जाएगा 10 by 75। 2 by 15, this will be 0.1 और 3, मेरे ख्याल से 0.133 ही आएगा आगे। Obviously normality, if molarity is 0.13, normality will be multiplied by 2, it will be 0.26 normality। दूसरा तरीका भी है normality निकालने का। You can first find out the gram equivalents by calculating the moles and n factor। मोल्स आपको पता ही है कितना आ गया, 0.13, सॉरी 0.1, n factor है 2, so gram equivalent will be 0.2। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ये एग्जैक्टली है क्या, इसको बताता हूं मैं आपको। एक बार इसका नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। so 0.2 by 750 multiplied by 1000, this will be again 0.26 नॉर्मल। आंसर कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको और डीपली घुसते हैं एक बार मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में, ताकि तुमको इसका ओरिजिनल आइडिया हो जाए। अच्छा, पिछला वाला स्लाइड दिखाओ ना, 1 मिनट। We will finish concentration term today. From next class onwards, we'll begin with redox chemistry. डन सर। चलिए देखो, अब थोड़ा सा घुसते हैं सॉल्यूशन में। जैसे ही बेटा ये बताओ, मैं अगर इस सॉल्यूशन में HCl डाल रहा हूं, मान लो HCl एक मॉलिक्यूल है, HCl एक पैकेट में बंद है। जब तक आप उसको पानी में नहीं डालोगे तब तक देखो HCl के पास खजाना है। कैसे खजाना है? HCl एक एसिड है। HCl क्या है? एक एसिड है। एसिड के पास क्या खजाना होता है? H+। H+ छुपा के रखता है एसिड। कोई मांगेगा तो देगा नहीं जब तक उसको
इस एसिड को पानी में नहीं डालोगे तब तक ये अपने खजाने को बाहर नहीं निकालेगा। अब जैसे ही तुमने HCl को पानी में डाला, अब HCl तो पूरा एक पैकेट में बंद था, जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे ये पैकेट खुल जाएगा और इसका खजाना बाहर आ जाएगा H+, और इसका Cl- निकल के आ गया इधर बाहर। जैसे तुमने इसको पानी में डाला तो जैसे तुमने HCl को पानी में डाला, इसका पैकेट खुल गया और इसने क्या किया, तुमको H+ दे दिया जो इसका खजाना था। Cl- तो किसी काम का नहीं है ना, तो हम Cl- को तो काम की चीज कह ही नहीं सकते। काम की चीज हम H+ को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अगर बाद में चल के इसके साथ बेस डालोगे तो बेस के पास काम की चीज क्या है, बेस के पास खजाना क्या है, OH-। तो H+ हमारा एसिड का खजाना है, OH- बेस का खजाना है। तो जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो H+ और OH- की लड़ाई होगी, उसमें बेचारा Cl कहीं भी नहीं आएगा लड़ाई में। तो इसीलिए हमने सिर्फ H+ को ही काम की चीज बोला। अगर हमारे पास बेस रहता तो बेस में हमारे पास काम की चीज होता है OH-। बेस का खजाना OH-, एसिड का खजाना H+। इसीलिए जो खजाना होता है वही काम की चीज होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, अब जैसे ये HCl पैकेट में बंद था, तुमने इसको पानी में डाला, इसने अपना खजाना बाहर निकाल दिया H+। बेटा जब ये पैकेट में बंद था ना, ये अकेला था, इसके जो भी मोल्स होंगे, मान लो इसके X मोल्स थे, मान लो इसके कितने मोल्स थे, X मोल्स थे हमारे पास इसके, ठीक है। लेकिन जब ये पानी में गया, इसने H+ दिया, उस समय पे इस H+ के कितने मोल्स होंगे, X मोल्स ही होंगे। हाँ सर। क्यों X मोल्स हुए बेटा, क्योंकि HCl, एक मोल HCl टूट के एक मोल H+ देता है और एक मोल Cl- देता है। इसीलिए जितने HCl के पैकेट थे, अब H+ का एक HCl के पैकेट ने H+ का एक पैकेट रिलीज किया। बट अब देखो, एक HCl का पैकेट तो उसने H+ का एक पैकेट छोड़ दिया, तो भाई जितने मोल्स HCl के पैकेट होंगे उतने ही मोल्स H+ के पैकेट मिलेंगे तुमको। हाँ सर। बात सही है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं H2SO4 का, अब H2SO4 बेचारा जब आया था तो एक ही पैकेट में आया था, X मोल्स लेके आया था। लेकिन जब H2SO4 पानी में टूटा तो भाई इसके एक पैकेट H2SO4 ने हमको कितने पैकेट H+ के दिए, दो। दो पैकेट H+ के दिए। तो इस बार हमको H+ के मोल्स कितने मिलेंगे, 2x मोल्स मिलेंगे कि नहीं? हाँ सर। सर। तो बेटा इसी 2x को ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। अरे समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसी 2x को ग्राम इक्विवेलेंट बोले। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इनटू n फैक्टर। क्यों बोला हमने, क्योंकि भाई मोल्स किसके हैं, जो ओरिजिनल चीज तुमने डाली उसके मोल्स, और उसमें कितनी काम की चीज मिली उसको पानी में डालने के बाद, वो ये बताएगा। कितनी काम की चीज दी, दो काम की चीज दी, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, दो। तुम या तो इस 2x को ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, तुम इस 2x को ये भी तो बोल सकते हो काम की चीज के मोल्स, बोल सकते हो या नहीं? हाँ सर। काम की चीज H+ है, कितने H+ मिले, दो H+ दो। मिले। कितने H2SO4 से, एक H2SO4 से, बोलो बेटा। हाँ सर। तो काम की चीज के मोल्स को ही ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अभी समझे? हाँ सर। हाँ सर। सर जी बोलिए। सर ये बेस क्या लिखा आपने, वो HCl = H++ उसको छोड़ दे अभी Cl- हार्दिक, पहले बेस। वो समझा रहा हूँ। सर ये जो बात बताइए समझ में आई या नहीं, किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। सर बोलो। सर हाइड्रोजन को काम की चीज क्यों बोला है? क्योंकि एसिड जब भी पानी में जाता है तो वो H+ रिलीज करता है। एसिड और बेस की थ्योरी होती है बहुत सारी, तो आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग
H प्लस जो देगा पानी में डालने पर वो एसिड कहलाता है। जो भी पानी में डालने पर एसिड देगा तो वो एसिड, जो भी पानी में डालने पर H प्लस देगा उसको एसिड बोला है आर्हेनियस ने। अगर तेरे को पानी में डाल दें और तूने H प्लस रिलीज कर दिया तो बेटा तुझे भी एसिड बोल देंगे हम, तेरा नाम बदल देंगे हम आपको। समझे? H2SO4 सर, H2SO4 बेस है ना? किसने तो बोल दिया? वो H2SO4 तो एसिड है। अच्छा, वो मतलब वो दूसरा था। जिसका नाम ही सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बेस कैसे बोल हाँ, दूं? वो मैं कुछ रहने दो सर। हाँ, वो एसिड है। बोलो भाई, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर मुझे ये डाउट था, वो बेस H प्लस आपने अरे जो लिखा भैया है वो H छोड़ दे अभी, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे इसमें डाउट है तो बोलो। नहीं सर। अब हार्दिक की सर और बात। आर्हेमिस थियरी क्या है सर? आर्हेमिस। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन किया जाता है। जो H प्लस रिलीज कर देगा पानी में डालने पर उसको एसिड बोलते हैं। जो OH माइनस रिलीज करेगा पानी में डालने पर उसको बेस बोलते हैं। हाँ हाँ सर, गए साल पढ़ा मैंने। अभी मेरे पास पानी में मैं NaOH का एक पैकेट डाल रहा हूँ, तो मुझे बताओ पानी में NaOH का एक पैकेट डालने पर मुझे कितने OH माइनस मिलेंगे? एक। एक OH माइनस मिलेंगे। तो अगर मैंने NaOH के X मोल्स लिए तो मुझे OH माइनस के भी कितने मोल्स मिलेंगे? एक्स। X मोल्स मिलेंगे। तो इन X मोल्स को ही अपन ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे NaOH ने OH माइनस एक दिया, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, इसको पानी में डाल दूं, तो ये मुझे OH माइनस के कितने पैकेट देगा? दो। 2x। तो ये मेरे को देगा 2 पैकेट। ये 2 प्लस 2 OH माइनस। भाई अगर मैंने इसका X मोल लिया तो मेरे को ये बताओ, तो यहाँ पर OH माइनस के कितने मोल्स मिलेंगे? 2x। 2x मोल्स। तुम OH माइनस के 2x मोल्स ले रहे हो तो इसी को तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। हाँ सर। अब देखो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में फर्क। तुम CaOH होल ट्वाइस की मोलैरिटी निकालोगे, दैट विल बी X बाय 1 लीटर मान लेते हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का, दैट विल बी X मोलर। किसका निकला? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बट तुम OH माइनस का मोलैरिटी निकालोगे, दैट विल बी 2x मोलर। बात समझे कि नहीं? OH सर माइनस नॉर्मल ना कि मोलर? भैया सुनो पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी हुआ X मोल्स बाय 1 लीटर, X मोलर। OH माइनस का मोलैरिटी कितना होगा? OH माइनस के मोल्स कितने हैं? 2x वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन का, तो 2x मोलर। इस 2x मोलर को ही नॉर्मेलिटी कहते हैं। बोलो। हाँ सर, हाँ समझ सर। गए। बस यहां पर 2x मोलर लिख दो या इसको 2x नॉर्मल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसको, ये तुम्हारी काम की चीज है। इसी की मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी कहते हैं बेटा, इसके मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। बोलिए, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से अब सबको बातें। सर अगर हम 2x में से x हटा दे तो 2 जो रहेगा वो मोलैरिटी रहेगा। नहीं, कैसे रहेगा? मोल्स तो टोटल 2x है ना दोस्त। हाँ सर। आपने x मोल्स लिया, जब x को ही हटा दिया तो 2 का क्या मतलब हुआ? हाँ सर। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एन फैक्टर का। थोड़ा डिटेल में करूंगा मैं बात, ज्यादा डिटेल में करूंगा रिडॉक्स में। इतना डिटेल में करेंगे कि तुम्हारा काम चल जाए। एन फैक्टर तुमको निकालना है यहाँ पर एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। एसिड के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड, 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल। यहां पर H प्लस की बजाय सब कुछ सेम हो जाएगा, OH माइनस आ जाएगा बस।
और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम, एसिड की जगह पर बेस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और वर्ड लिख लो, रिप्लेसेबल। सॉल्ट के लिए लिखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे HCl का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं। HCl में एक H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, एन फैक्टर 1 देखने को मिलेगा। H2SO4 होगा, 2H प्लस मिलेगा, SO4 2 माइनस रहेगा, एन फैक्टर 2 रहेगा। H3PO4 अगर है 3H प्लस देगा, PO4 माइनस, PO4 3 माइनस देगा, फॉस्फेट, एन फैक्टर 3 रहेगा। ठीक है, HNO3 है जैसे H प्लस प्लस NO3 माइनस, एन फैक्टर 1 होगा। बेस की अगर मैं बात करूं, NaOH एक बेस है, पानी में जाने पर Na प्लस देगा, OH माइनस देगा, एन फैक्टर 1 रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं, Ca2 प्लस प्लस 2H माइनस, एन फैक्टर 2 रहेगा। FeOH होल थ्राइस, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस, एन फैक्टर 3 रहेगा। सॉल्ट की बात करते हैं, NaCl एक सॉल्ट है, तो एक सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूट्रल अगर है तो इसके अंदर टोटल पॉजिटिव बराबर होगा टोटल नेगेटिव के। तो NaCl टूटने के बाद आपको देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव कितना है 1, टोटल नेगेटिव 1, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। और सॉल्ट जनरली आपको AX/BY की फॉर्म में मिलेगा, तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना काफी आसान है, जस्ट मल्टीप्लाई x बाई, दिस विल बी द एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। जैसे सर तो एसिडिक सॉल्ट वगैरह भी रहते हैं ना? अब तो क्या बात हो गई, है तो सॉल्ट ही, नेचर एसिडिक है उसका, एसिड थोड़ी है वो। ओके सर। दोनों बातों में फर्क है ना बेटा, एसिड होने में और एसिडिक नेचर शो करने में बहुत फर्क होता है। सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, होते भी है, बट उनको एसिड थोड़ी ना बोल देंगे हम लोग जो एसिडिक सॉल्ट है। तो सब पढ़ाऊंगा ये सब चीजें तुमको आयनिक में। Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। टोटल नेगेटिव चार्ज 1 Cl माइनस पे 1 है, 3 Cl माइनस पे 3 माइनस हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट अगर है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3 × 2 6। K4FeCN6 अगर है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 4 × 1, इसका एन फैक्टर कितना होगा 4 होगा। और ध्यान रखिए एन फैक्टर जो होता है वो हमेशा रिएक्शन पे डिपेंड करता है भाई, रिएक्शन डिपेंडेंट होते हैं ये। जरूरी नहीं है कि NaOH हमेशा 1 एन फैक्टर शो करे, हो सकता है कहीं पे शो ही ना करे। जरूरी नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमेशा 2 ही एन फैक्टर शो करेगा। किसी ऐसी रिएक्शन में आ जाए जहां पे इसका एक ही OH माइनस यूटिलाइज हुआ, तो इन दैट केस द एन फैक्टर विल बी 1। सर अगर 2NaOH दिया हो तो वो 2 एन फैक्टर शो करेगा ना? डेफिनेटली, अगर 2 मोल NaOH के हैं तो 2 मोल OH माइनस आएंगे, है ना। हाँ सर। तो इन दैट केस आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे 2 मोल NaOH लोगे तो वहां पे 2 OH माइनस मिलेंगे, बट एन फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर मॉलिक्यूल। एक NaOH कितना दे रहा है, एक OH माइनस, तो उस NaOH का एन फैक्टर कितना होगा 1। ठीक है, टोटल एन फैक्टर हाँ निकालना पड़ेगा, तो मोल्स भी काउंट करेंगे, एटम्स भी काउंट करेंगे। वो आगे आगे डिटेल में जब रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा।
फिलहाल हमारा इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों। यस। हाँ सर। आगे चले, सर 1 मिनट। चिपका लो फटाफट। हो गया सर। हो गया सर। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, द थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ तुमको नाम से ही पता चल रहा है, ये ताकत को बता रहा है ना। स्ट्रेंथ एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताएगा, ये कुछ नहीं है, ये एक इसको मिठास को बताने का एक अलग तरीका है। मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन में तुमने बहुत कम सॉल्यूट डाला है, ठीक है, और उसका मोलैरिटी फिर बहुत कम ही आएगा, ये बात तो श्योर है ना। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम डाला है, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अपने को पता चल रहा है ना, मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम डाल रहे हैं तो दैट मींस दैट मोलैरिटी इज लेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हाँ क्या सर। बोलता है, स्ट्रेंथ ये बोलता है अगर मोलैरिटी कम आ रही है ना, तो बताते हुए शर्माना मत, हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कई बार स्कूल्स में टीचर होते हैं ना, कम मार्क्स आ गए तो बेटा रो मत, हम लोग तेरे मार्क्स बढ़ा देंगे, ऐसा होता है ना। तो वैसा ही स्ट्रेंथ काम करता है, जब भी मोलैरिटी बहुत कम आ जाती है तो स्ट्रेंथ उसको एम्पलीफाई कर देता है। इसीलिए स्ट्रेंथ क्या होता है, यूनिट्स इसका हम लोग ग्राम पर लीटर में लेते हैं। तो स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है मोलैरिटी। अब कैसे एम्पलीफाई करेगा, वो सीधा उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा। मोलर मास तो अच्छा खासा होता है चीजों का, तो मोलैरिटी अगर कम है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मोलर मास तो 1 से कम किसी का भी नहीं होगा ना यार। हाँ सर। मोलैरिटी तो हो सकता है 0.0000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलर मास तो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1।
और अगर कोई कंपाउंड है तो भाई बहुत अच्छा खासा मास होगा उसका, तो ये एम्पलीफाई अपने आप हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हाँ सर। बस यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। मोलैरिटी का यूनिट तुमको मालूम ही है, मोल्स पर लीटर होगा। मोलर हाँ मास सर। है ग्राम्स पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, यूनिट बचा ग्राम पर लीटर। दिस इज योर स्ट्रेंथ। सर एस क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या? एस क्या रिप्रेजेंट करता है? उधर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 3 नंबर पे लिखा हुआ है तो ओके सर। Done, sir. आगे चले, लिख लिया हो तो? हाँ सर। The fourth concentration term that we have is percentage mass by volume. तुमको नाम से ही पता चल रहा है ये परसेंट है, तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सम देयर विल बी समथिंग व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? अब जब भी आप परसेंट की बात करते हो तो आप हमेशा 100 में से बात करते हो, तो अभी ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? दिस इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स divided by the volume of solution in ml. That is called as percentage mass by volume. Now let's say for an example, I have 10% mass by volume of a solute of a solution. ठीक है, मेरे पास कोई solution है जो 10% mass by volume given है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 ग्राम solute है. The 10 gram solute is dissolved in 100 ml of the solution. इसका मतलब होगा ये, ठीक है? श्रावणी समझ में आ रहा है? तनिष्का? यस सर। प्रांजल, मानस, जैनिक इज जैनिक बैठा उधर? यस हाँ सर, समझा। ओके, तो यहां से हमको ये पता चल गया कि कितना ग्राम हमारे पास सोल्यूट। देखो बेटा, क्योंकि ये 100 है ना, 100 में से गिवन है, परसेंटेज है, तो जो भी चीज यहां पर हमारी होगी, देखो इसको थोड़ा और कॉमन सेंस यूज करते हैं, तुम खुद बताओ। अगर 10% है तो मतलब 10 ग्राम ऊपर होगा, नीचे 100 ml होगा, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो ये 10% आएगा ना बच्चों। हाँ सर। हाँ इसका मतलब यही हुआ कि आपने 100 ml में 10 ग्राम डिसॉल्व किया है। यस सर। हाँ अगर कोई सॉल्यूशन 60% मास बाय वॉल्यूम गिवन है, तो उसका मतलब क्या है यार? 16 ग्राम 100 ml में 16 डिसॉल्व ग्राम। करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ओनली देन यू विल गेट 16%, इजंट इट? यस सर।
बस हो गया काम, समझ गए? मतलब तुम लोग होशियार हो ना, तुम लोग बहुत होशियार हो, तुम लोग समझ जाते हो। नोट करो इसको। गल्ला तेरी मिठिया सारे रात सुन जाऊं। अच्छा, डन सर। सर 1 मिनट। एवरीवन डन? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टेम्परेचर। देखिए वैसे ना एक एडिशनल कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, फिफ्थ वाला जो मैंने वहां पर नहीं लिखा था, वो होता है फॉर्मेलिटी। वैसे फॉर्मेलिटी का एज सच आज तक कोई यूज मैंने देखा नहीं है, बट जस्ट इन केस तुम लोग बोलो कि सर फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है, फॉर्मेलिटी जब नाम ही फॉर्मेलिटी हो गया तो फॉर्मेलिटी करनी नहीं चाहिए। फॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है? फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोला मैंने? फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता, ये बस आयनिक कंपाउंड्स के केस में मोलैरिटी हो जाता है। जैसे NaCl है, NaCl एक फॉर्मूला यूनिट बनाता है Na+ का और Cl- का, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इज नथिंग बट मोल्स। ठीक है? यस सर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर सोल्यूट तुम्हारा आयनिक कंपाउंड रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है? हाँ सर। सर फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या बोला सर आपने? फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का? फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही चीज होता है, बस फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड के केस में स्पेशल नाम दे दिया जाता है। कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सॉल्यूट इज जस्ट एन एनालॉग ऑफ मोल्स, ये मोल्स ही है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तुमको मालूम ही है क्या होता है। ठीक है? यहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म होता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसमें सबसे पहले आता है सर आयनिक कंपाउंड्स का स्पेशल क्या है सर वो फॉर्मेलिटी? आयनिक कंपाउंड्स में मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं यार। ओके सर।
तो अब मोलैलिटी को देखो, मोलैलिटी को समझने से पहले तुमको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार। यही अपने पास एक ग्लास पानी है, इसमें ब्लू है पानी पानी, इसमें थोड़ा चीनी डिसोल्व कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है, दिस इज अ पानी प्लस चीनी का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग ने क्या कर दिया कि इसमें हम लोगों ने पानी, अगर सॉल्यूशन का पूरा पानी और शुगर का मिला के आपने एक सॉल्यूशन रेडी कर दिया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 1 लीटर, ठीक है। चीनी आपने लेट से 2 मोल्स डाला था, तो सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है दैट इज 2 मोलर, राइट। बट टेल मी वन थिंग, इफ आई वांट टू मेजर instead of the volume of the solution, I want to measure the mass of the solvent. अगर मैंने 2 मोल्स चीनी का डिसोल्व किया है कितने ग्राम पानी में, ये भी तो मुझे यही बताएगा ना कि इस सॉल्यूशन का मिठास कितना होगा। हाँ सर। अगर आप 1 मोल 100 ग्राम पानी में डाल रहे हो वो कम मीठा होगा, अगर आप 2 मोल 200 ग्राम 100 ग्राम में डाल रहे हो वो ज्यादा मीठा होगा यार। तो इसको देखने के, इस मिठास को देखने के बहुत सारे एंगल्स हैं। एक वॉल्यूम वाला एंगल था, एक मास वाला एंगल है, तो अब हम मास वाले एंगल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, जिसको अपन जब भी मोलैलिटी रिपोर्ट करेंगे तो अपन बाद में वर्ड यूज करेंगे मोलल, ठीक है। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kilograms। सर तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्यों आता है? क्योंकि इसका ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा ना ये क्वांटिटी। अच्छा, तो वॉल्यूम टेम्परेचर से उड़ जाता है इसलिए ऐसा कुछ? यस, वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके सर। यहाँ पे मास और मोल्स की बात हो रही है, हालांकि अफेक्ट मोल्स भी होते हैं, कोई चीज कम डिसोल्व होता है और वो हो सकता है बाद में ज्यादा डिसोल्व हो जाए, ठीक है, बट हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम निकाल ही सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में गिवन हो तो उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना, और मोलैलिटी में कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली मैं मूव करता हूं मोल फ्रैक्शन पर। सर मोलैरिटी का SI यूनिट मोलल है? भैया कोई यूनिट नहीं है ये बस रिपोर्ट करने का तरीका Unit होता है। मोल फ्रैक्शन होता है, डिनोट करते हैं x से। आपको ऑलरेडी मैंने मिक्सचर एनालिसिस पढ़ाया है, वहां पे मैंने बताया है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। दो चीजें, इस बार सॉल्यूशन हमने बनाया a और b को मिला के। a के मोल्स है Na, b के मोल्स है Nb। तो पहले टोटल मोल्स निकालो कितने होंगे। Nt क्या होगा, Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a क्या होगा, Xa। मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय Nt, यानी Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या होगा, Nb अपॉन Nt, यानी Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब क्योंकि इस सॉल्यूशन में दो ही चीजें डली हुई हैं और दोनों का फ्रैक्शन आपके पास है Xa और Xb, तो भाई दोनों चीजों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको एक चीज गिवन हो, दूसरी 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो, तो दिक्कत? नो सर सर। A और B अलग अलग सॉल्यूट है एक सॉल्यूशन में? भैया A और B कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के। A सॉल्यूट हो सकता है, B सॉल्वेंट हो सकता है, दो ही तो चीज होंगी सॉल्यूशन में। ओके सर। या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूट होगा। अकेला सॉल्यूट सॉल्यूशन नहीं बना सकता, अकेला सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं बना सकता। बोलो पापियों। ओके सर। मोल फ्रैक्शन में फिर तुम मास फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो। मास फ्रैक्शन भी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। अगर मेरे पास सॉल्यूशन में दो चीजें मिली हुई हैं A और B, A का मास है WA, B का मास है WB, सो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, WA प्लस WA प्लस
मैं इसको बोल देता हूं WT। तो मोल मास फ्रैक्शन MF ऑफ A कितना होगा? WA/WT, वरना WA/WA/B। दिस विल बी WA/WT, यानी WA प्लस WB। मास फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? WB/WT, यानी WB अपॉन WA प्लस WB। अब दोनों मास के फ्रैक्शंस हैं, सो डेफिनेटली दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। सर पिछला स्लाइड दिखाओ ना। हो गया सर। सर 1 मिनट। हो गया सर। ये वाला भी नोट कर लिया मास फ्रैक्शन? नहीं हाँ सर। सर। करो नोट इसको। तुम में से कितने लोग जो है वो घर पे फोन से क्लासेस लेते हैं? सब लोग फोन से ही पढ़ते हो क्या? सर लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ मैं। वेरी सर मैं गुड। पीसी से पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ट्राई करो कि आप लोग पीसी से पढ़ें। सर डन सर। डन सर। डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है हमारा, थर्ड वन, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज मास बाय मास। फिर से समझ गए होगे तुम इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली परसेंटेज है तो 100 में से तो होगा ही होगा। क्यों होगा? तो होगा ना। हाँ सर, मास ऑफ हाँ सोल्यूट सर। बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, ग्राम्स में। तो मुझे बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन X% मास बाय मास दिया हुआ है,
या कई बार तुमको x% ऐसे भी लिखेगा, वेट बाय वेट, इसका मतलब भी यही है, कोई अलग मतलब नहीं है। तो इससे क्या समझे आप लोग कि x सर ग्राम एक्स, हाँ x ग्राम सॉल्यूट है। is dissolved in 100 gram solution। यस सर। यही मतलब हुआ बेटा। हाँ सर। अरे बोल भी दो। हाँ सर। ठीक है, अब इसी को परसेंटेज मास बाय मास को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, मालूम है कैसे? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 की पावर 6 कर दूं, यही बन जाता है पार्ट्स पर मिलियन। और अगर इसी इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर 9 से, क्या बन जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन। इसी को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 10 की पावर 12 से, क्या बन जाएगा? ट्रिलियन। पार्ट्स पर ट्रिलियन। ओके ओके, कोई दिक्कत? नो सर। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म होता है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने आपको दो तरीके का पढ़ाया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको पूछ लेगा आपस में डायरेक्टली। भाई मास मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकलवा लेगा, नॉर्मेलिटी देके मोलैरिटी पूछ लेगा, स्ट्रेंथ देके मोलैरिटी पूछ लेगा, स्ट्रेंथ देके नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम देके मोलैरिटी पूछ लेगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम देके नॉर्मेलिटी पूछ लेगा या मोलैरिटी पूछ लेगा। तो आपको इन पांचों में आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछता है, मोलैलिटी पूछे, मोल फ्रैक्शन पूछे, मास फ्रैक्शन पूछे या पीपीएम पूछे, पीपीबी पूछे या पीपीटी पूछे या परसेंटेज मास बाय मास पूछे, इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। पहले टाइप का क्वेश्चन यही बन सकता है, आपको इंफॉर्मेशन देगा और आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछ लेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछ लेगा। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आता है एग्जाम में, टेम्परेचर डिपेंडेंट देके इंडिपेंडेंट पूछना, इंडिपेंडेंट देके डिपेंडेंट पूछना। वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मास आता है। ठीक है, वॉल्यूम को आपस में कन्वर्ट करना इजी है, मास को आपस में कन्वर्ट करना इजी है, बट मास और वॉल्यूम को आपस में कन्वर्ट करने के लिए आपको
एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जो मास और वॉल्यूम को लिंक करती है, और वो क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी कौन सी होती है? डेंसिटी। हाँ सर। So density is the bridge between temperature dependent and independent quantities. आपको कोई भी एक डिपेंडेंट देके इंडिपेंडेंट पूछ ले या इंडिपेंडेंट देके डिपेंडेंट पूछ ले तो भाई आपको डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। कई बार वो आपसे ऐसे भी खेलता है कि आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट देके टेम्परेचर डिपेंडेंट ही पूछेगा और साथ में डेंसिटी भी दे देगा, तो वहां पे डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देके और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही पूछेगा, तो बताओ मुझे वहां पे डेंसिटी की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर। नहीं पड़ेगी। तो जब डिपेंडेंट देके इंडिपेंडेंट पूछे तो जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट देके डिपेंडेंट पूछे तो जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। तो भैया हेडिंग डाल लो। अगला जो टॉपिक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई नोन एंड अननोन। बेटा बुक्स खोलोगे तो कम से कम 8 से 10 फॉर्मूला मिलेगा आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाने के लिए, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जाने के लिए 10 फॉर्मूले मिलेंगे कम से कम। बट फॉर्मूले जितने भी याद कर लो, एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन ही होगा। सो आई बिलीव इन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। क्या तुम लोग भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे जाना चाहोगे या तुमको मैं फॉर्मूला रटवा दूं? सर कॉन्सेप्चुअल। तो इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल ही कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तुमको फॉर्मूला रटवा दिया होता। सो आइडेंटिफाई नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज। पहले ये पता करो क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालना क्या है। उसके बाद do the given quantities, do the known and unknown belongs to the same family। फैमिली का मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो इसके तुमको दो जवाब मिलेंगे, या तो हाँ मिलेगा या फिर ना मिलेगा। अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यस दे डेफिनेटली बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। तो उस समय पे हम लोग क्या करेंगे? यूज डायरेक्ट फॉर्मूलाज। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो पूछा है वो निकालो। बट अगर नहीं तो उस केस में पहला स्टेप क्या है? गिवन के डिनोमिनेटर को 1 मानकर न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लो। सेकंड क्या होगा? बॉक्स भर लो। थर्ड क्या होगा? मजे कर लो। अब कौन सा बॉक्स भरना है भाई? ये वाला बॉक्स तो बॉक्स होता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। मास ग्राम्स में, वॉल्यूम ml में, डेंसिटी ग्राम्स पर ml में होता है। ठीक है, कौन सा बॉक्स भरना है? तुमको सॉल्यूट का मास चाहिए, मान लो W2 है, सॉल्वेंट का मास W1 है, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? W1 + W2। सॉल्यूट की वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम मान लेते हैं V है, सॉल्यूट की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन की डेंसिटी से मतलब है। क्या होगा? W1 + W2/V।
तो तुमको ये 5 क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। समझ गए बात? हाँ सर। अगर तुम ये 5 क्वांटिटीज निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है मेरे भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मेरे भाई, करोगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इस एक क्वेश्चन का 3 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट मैं करूंगा, बाकी 2 पार्ट आप लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है? ओके सर। कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर। सर एक्चुअली सर हाँ सर, बोलो। मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप इंटर कन्वर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिर पढ़ाओगे क्या? यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा, दोबारा लेक्चर देख लेना, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। आपको इंटर कन्वर्ट करने के लिए यू विल नीड डेंसिटी। पहले आइडेंटिफाई करो गिवन क्या है, निकालना क्या है। गिवन और निकालना है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये चेकआउट करो कि क्या वो दोनों सेम फैमिली से हैं या डिफरेंट फैमिली से हैं। अगर वो दोनों सेम फैमिली से हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। अगर नहीं है तो गिवन क्वांटिटी के डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए और न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लो। उसके बाद यू विल हैव टू फिल दिस बॉक्स एंड देन इट्स ऑल डन। then it will all be done। ठीक है मेरे भाई? सर आइडेंटिफाई टर्म्स एंड अननोन क्वांटिटीज के बाद वो फॉर्मूला डू दी नोन एंड अननोन नहीं समझा। आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। सर अभी बोलिए हार्दिक। अभी आ रहा है क्लियर? अभी क्लियर आ रहा है क्या? हार्दिक, आई कैन नॉट हियर यू क्लियरली। हेलो यस, हेलो। हेलो ये डू दी नोन एंड अननोन बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो नहीं समझा टर्म। सेम फैमिली का मतलब है क्या वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो गिवन है और जो आपको निकालना है, क्या वो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है या दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर हाँ तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। अगर वो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको ये नो वाला जो साइड में दिया हुआ है ये वाले स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा उसको। ओके सर। सर और मैजी क्या है वो? मजे कर लो। थर्ड में नो केस में। ओके चलिए, now I'll give you an example. After that I'll give you 2-3 questions based upon this and then we'll end up the class. Question number 1, 1.5 molar solution of urea in H2O with a density 1.25 gram per ml. You have to find number 1, mole fraction of urea, molality of urea, percentage weight by weight of solution. Now, following these steps that we have written earlier, can you tell me आपको given क्या है?
सर डेंसिटी और मोरालिटी मोलैलिटी। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मोरालिटी मोलैलिटी। मोलैरिटी। आपको गिवन है मोलैरिटी आपसे, और मोलैरिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर हाँ सर। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और परसेंटेज मास बाय मास। बेटा ये तो तीनों ही क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यस सर। यस सर। तो मतलब आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। क्या सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है? जी हाँ, गिवन हाँ सर। है, गिवन है, गिवन है। मजे हो गए, गिवन है। तो भाई कैसे करेंगे? स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, गिवन के डिनोमिनेटर को 1 मान लो, न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लो। गिवन क्या है? मोलैरिटी गिवन है 1.5 मोलर। इसका डिनोमिनेटर 1 मान लो, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम मान लो सॉल्यूशन का। हाँ भाई सर। 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लोगे तो ये 1.5 क्या निकल कर आएंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल कर आएंगे। यस। यस सर। मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 1.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 1 लीटर हो गया। हो गया कि नहीं, बोलो। हाँ सर, तो मास 1.25 होगा ना? नहीं, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने? मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5। तो यहां से तुम मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। 1.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया होता है NH2CO NH2। निकालोगे तो आएगा 60। दो नाइट्रोजन 28, 4 हाइड्रोजन 4, एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16। 16 12 28, 28 28 56 प्लस 4 60 ग्राम पर मोल। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 90 ग्राम। 90 ग्राम्स। देखो मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब देखो तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए तुमको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ यूरिया। बेटा मोल्स ऑफ यूरिया तो है ये रे। हाँ सर। और टोटल मोल्स चाहिए। टोटल मोल्स में तो पानी के मोल्स भी काउंट होंगे। पानी का मोल्स निकालने के लिए आपको पानी का मास चाहिए, हाँ यस। सर। है ना? तो अब यूज करेंगे डेंसिटी का। वो बक्सा भरना है ना, वो बॉक्स भरना है ना। तो डेंसिटी क्या बोल रहा है? 1.25 ग्राम इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 ml, है ना? तो हाँ 1000 ml सॉल्यूशन का कितना मास होगा? क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। 1000 ml सॉल्यूशन का कितना मास होगा भाई? 1250 ग्राम मास होगा सॉल्यूशन का। हमने डेंसिटी का यूज करके सॉल्यूशन का मास निकाल लिया 1250 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा 1250 माइनस 90, 1160 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ पानी, सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो मोल्स ऑफ पानी कितना होगा? 1160 बाय 18। मोल्स ऑफ पानी भी आ गए तुम्हारे पास। मोल्स ऑफ यूरिया भी हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल दो। मोल्स ऑफ यूरिया 1.5 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ दिस 1160 बाय 18, दैट विल बी योर आंसर। सोल्व करो और सेकंड और थर्ड निकालो फटाफट।
पर आंसर मिल गया। सर मोलालिटी 0.012 मोलालिटी आया, और परसेंटेज वेट बाय मास बाय मास 7.2 आया। हो गया? यस सर। क्या आया मोल फ्रैक्शन? सर मोल फ्रैक्शन 27 डिवाइड बाय 1160। पूरा सॉल्व करके बताओ बेटा। सर फ्रैक्शन में नहीं रखना। सॉल्व करके बताओ पूरा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सर 0.023। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट मोलालिटी? 0.0012। नहीं, श्रावणी क्या आया मोलालिटी? सर कैलकुलेट करिए। करो करो, बताओ मुझे। सर मेरा भी 0.0012 आया है। कुछ मिस्टेक किया है? चेक चेक करिए अगेन।
सर क्या एक्स एक्स यूरिया की वैल्यू 0.02 है? जी बिल्कुल, वेरी गुड हार्दिक, वाह बेटे वाह, बहुत कर दी। हाँ सर, मैंने वो मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था, इसलिए गलत आया। मैंने बोला है ना कुछ गलती किया होगा। सर 1.2 मोलालिटी। बिल्कुल सही, 1.29। सर 1.2। बिल्कुल सही। परसेंटेज मास बाय मास निकालिए सॉल्यूशन का। सर 7.2। 7.2%, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बाकी लोग करिए यार, बाकी लोग बताओ आंसर क्या रहा। सर मेरे को परसेंटेज आया 83.3। कुछ तो गड़बड़ किया है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन तो आई गया, सबका आ ही गया होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी के निकालने के लिए अपने को मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और अपने को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स में, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास कितना है? 1160। मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना है? 1.5। So we'll put the values 1.5 divided by 1160, but ये ग्राम्स में है, convert it into kilograms, divide by 1000, ऊपर चला गया। Now find this value, कितना आ रहा है?
This will be 150 by 116. This will be 1.29 मोलल. थर्ड जो अपने को निकालना था परसेंटेज मास बाय मास, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट चाहिए 90 ग्राम्स का, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन चाहिए. सॉल्यूशन का मास कितना है अपने पास? 1250 ग्राम्स इंटू 100 कर दो, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7.2%. समझे? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क. इस क्वेश्चन को अभी करिए जो मैं दे रहा हूं. मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन aqueous solution is 0.5. Calculate percentage mass by mass composition. एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये अभी करना है. Percentage mass by mass of a solute with molar mass 28 grams and its aqueous solution is 28. Calculate number 1 mole fraction of solute, number 2 molality of solution. दोनों क्वेश्चंस करिए और मुझे आंसर बताइए.
सर एक्वियस सॉल्यूशन है तो वाटर ही लेंगे। हाँ उसमें वाटर ही होगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना। सर फर्स्ट का 64% आया। सिक्सटी 64% सही जवाब है सेकंड क्वेश्चन का। सर सर वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अभी भी क्लिक नहीं हो रहा सर। बेटा मोल फ्रैक्शन में मोल्स का सोल्यूट निकालो, टोटल सोल्यूट निकालो, मोल्स का उसका सोल्यूट के मोल्स निकालो, सॉल्वेंट के मोल्स निकालो, दोनों टोटल मोल्स हो जाएंगे। फिर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा उसके मोल्स ऊपर रख दो, जिसका नहीं, जिसको टोटल मोल्स नीचे रख दो, आ जाएगा आंसर यार। एज सिंपल एज दैट। सर वो इंटर कन्वर्जन के साथ पढ़ाया था जो आपने बोला था। हाँ आ गया सेकंड वाला सबका। 64% के बाद वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने। सॉल्व करिए उसको, थर्ड वाले को। सर एक्स सॉल्यूट मतलब क्या ढूंढना है? एक्स सोल्यूट होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। भूल ओके गए सर। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं पापी।
सर 0.25 एक्स सोल्यूट। हाँ 0.25, बिल्कुल सही, वेरी गुड जेनिक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मोलैरिटी 100 मिल रहा है। मोलैरिटी तो निकालना ही नहीं है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी। नहीं 100 तो नहीं है। सर 13.89। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही।
इंटरनेट इश्यू था थोड़ा सा. Am I audible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. So mole fraction of solute हमारा इस केस में आता है 0.2. आपको परसेंटेज मास बाय मास दिया है, मोलर मास दिया है. परसेंटेज मास बाय मास 28 है, यानी 28% है मास बाय मास से, यानी 28 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है. यहाँ से हम सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं 28/28 करके. ठीक है. हाँ sir. फिर मोलैलिटी भी आ जाएगा. वंस यू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यू जस्ट नीड टू हैव द मास ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा. 100 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है. ठीक है. सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है, इसमें से सोल्यूट का माइनस कर देंगे. You will get 72 gram of the solution, then convert it into kilograms, you'll get the molality. So molality will come out to be 13.88 molar. This is all about today. So I'll share an assignment of concentration terms with your classes so that you can practice it. Okay. Okay, sir. sir. Thank you, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय. सर ये 0.2 कैसे आ गया, नहीं समझा. बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स. मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां से निकालो, टोटल मोल्स कैसे निकालोगे. सोल्यूट का मास इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, तो सॉल्वेंट का कितना आ गया 72 ग्राम. पानी है, एक्वा सॉल्यूशन किया है, तो 78/8 72/18. यहाँ से मोल्स तो सॉल्वेंट आ जाएंगे, टोटल मोल्स दोनों का ऐड कर दो, टोटल मोल्स आ जाएंगे. मोल्स ऑफ सोल्यूट इसको यहाँ पे रख दो, आ जाएगा आंसर. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए रिवाइज करिए सब कुछ. चैप्टर खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर. जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, सो आई वांट एवरीवन प्लीज, अगर माइंडस्पेस क्लासेस से कौन है इधर, शार्दुल है कि मैम है. माइंडस्पेस क्लासेस से जो सर हैं या मैम है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, कैन यू हियर मी. शार्दुल सर, ओके. सो I'll शार्दुल सर प्लीज मेक श्योर कि ये लोग आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, प्लीज ये इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट कर दीजिए. इंटेक्स्ट एक्सरसाइज प्लस जो मेन एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड में, इनका आपको सॉल्यूशंस ये लोग सेंड करेंगे, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन जो क्लास 10 तक आप लोग करते आ रहे हैं वैसा. ठीक है. so this is your homework. We have a next class on Friday, I guess, so or maybe on Thursday. So we will be meeting in the next class with all this homework. Okay, sir. होमवर्क हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज कौन सा. NCERT इंटेक्स्ट एंड NCERT इंटेक्स्ट एंड बाहर का एक्सरसाइज और ओके सर.